आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 संसार पुस्तक है। ये संसार एक पुस्तक की तरह है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? संतान के प्रति प्रेम तथा जिम्मेदारी का बोध, प्रकृति प्रेम, प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास करना। यानी इस पाठ में हम संतान के प्रति प्रेम और उसकी जिम्मेदारियों का बोध करेंगे और प्रकृति प्रेम और प्रकृति को समझने की क्षमता का विकास करेंगे। पाठ प्रवेश लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर पंडित नेहरू द्वारा लिखित 30 पत्रों का संकलन है, जिसे सन 1928 में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा था। तब वे 10 वर्ष की थी। इन पत्रों द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तत्वों का बोध करवाया। नेहरू जी के ये पत्र साहित्य की अनमोल धरोहर है। उन्होंने इन पत्रों को अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से किया है। यानी ये पत्र नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा के लिए लिखे थे और इन पत्रों को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और इसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से किया है। तो इस पत्र के बारे में पढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तो मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। तो क्या है कि अब यहाँ पर उनकी जो बेटी है उनके साथ नहीं रहती, वो मसूरी में रहती हो, वो इलाहाबाद में रहते हैं। तो पहले क्या था कि वो अक्सर बैठते थे, बातचीतें करते थे और वो उनकी बेटी जो उनसे सवाल जवाब करती थी वो उनको बताने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो बहुत दूर है। इसीलिए उन्होंने एक फैसला किया कि वो कभी कभी इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की जो दुनिया में है उनकी छोटी छोटी कथाएं से लिखा करेंगे। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी अगर इस दुनिया का हाल जानने का तुम्हें शौक है तो तुम्हें इस देश में सभी लोगों का, जितनी भी जातियां हैं इसमें बसी हुई है, सभी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ इन छोटे छोटे खरों में मैं तुम्हें बहुत ही थोड़ी बातें बता सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि इन थोड़ी सी बातों से को ही तुम बहुत ही शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि ये दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें रहते हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी मिला होगा, उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानते ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। यानी ये बात तो तुम जानते ही हो कि ये जो धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। यानी सबसे पहले यहाँ पर जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा भी समय था जब यहाँ पर कोई भी जानदार चीज़ थी ही नहीं। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन विज्ञान
जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रहने सकती थी। यानी बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने इस विषय पर खूब सोचा और पढ़ा। उसके बाद क्या था, ये एक समय इन्होंने जाना कि एक समय ऐसा भी था कि जब ये जो धरती थी बहुत गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ जो थी वो रह नहीं सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। यानी अगर हम उस समय की किताबें पढ़ें या फिर जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखें तो हमें ये मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होंगी? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यानी उस ज़माने में किताबें कौन लिखता जब आदमी ही नहीं होते थे, और हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होंगी? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोचें कि यानी उस समय ऐसा रहा होगा। ये ज़रूरी नहीं है। ये बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी पढ़े, लेकिन जो कहानी किस बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? यानी जिस कहानी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो उसे हम कैसे ठीक मान सकते हैं? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे हमें उनकी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। यानी उस समय की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर हम उन बातों को मालूम कर सकते हैं जो हमें किताबों से मिल सकती थी। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। यानी कितनी अद्भुत बात है, एक छोटा सा जो रोड़ा होता है जो सड़क पर पड़ा रहता है, तो उसे जब तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती होगी तो शायद संसार की पुस्तक का वो एक छोटा सा पेज होगा। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। जिस तरह कोई ज़बान यानी उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, ठीक इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। यानी जिस तरह हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं उसको उसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, यानी प्रकृति की लैंग्वेज को भी समझना होगा। उसके बाद ही तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यानी तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? यानी क्या तुम्हारे मन में कभी ये नहीं आता ये जो पत्थर है ये किस तरह से इतना गोल है, इतना चिकना और चमकीला है, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यानी अगर एक चट्टान को तोड़ा जाए और उससे छोटे छोटे जब टुकड़े निकलेंगे तो वो हर एक टुकड़ा क्या होगा, खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? यानी जिस तरह से चट्टान के हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो हर एक पत्थर उसमें से जो निकलता है वो एकदम खुरदरा और नुकीला होता है।
तो ये जो पत्थर है गोल गोल चमकीले, इतने चमकदार, तो ये किस तरह से इतने गोल पत्थर है, शाइनी है, ये मतलब कैसे हुए, कहाँ से आए? अगर तुम्हारी आंखें देख और कान सुन सके तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। यानी अगर तुम उस पत्थर को इतना अच्छे से समझ सकती हो तो तुम उसकी कहानी सुन सकती हो। फिर तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। तो वो तुम्हें बताएगा कि बहुत से पहले की बात है, एक समय जब शायद बहुत दिन गुजर गए, तो वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। तो वो कहता है कि मैं भी बाकी टुकड़ों की तरह बहुत ही नुकीला था, मेरे भी कोने जो थे वो खुरदरे और नुकीले थे, लेकिन जिस तरह से लेकिन शायद कभी क्या हुआ, किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा बहुत समय तक और उसके बाद पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। यानी इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर गिरता पड़ता रहा और धीरे धीरे वो पानी लगकर सब जगह कहीं चलकर वो बहुत ही गोल हो गया और चमकीला हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालों का एक जर्रा हो जाता। यानी अगर उसे दरिया और आगे ले जाता तो धीरे धीरे वो अपना आकार और छोटा कर करके अंत में एक बालों का एक जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक समुद्र बालों का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालों के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो यानी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये उनका पत्र था जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखा था और इसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जिन्होंने। तो इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी से प्रकृति के बारे में बताते हैं। यानी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम देखें, समझें, महसूस करें तो उनमें बहुत सारी हमारी पुरानी सभ्यता जो है वो छुपी हुई है। यानी पुराने समय में ये चीज़ें कहाँ से आई थी, कैसे आई थी और किस तरह से अब ये हमारे सामने इतना परिवर्तित हो गई है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।